नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम एचपी हाईकोर्ट प्रोसेस सर्वर का ऑल हिमाचल मॉक टेस्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उन दोनों वीडियोस को चेकआउट जरूर करना। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो प्रोसेस सर्वर है उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। एग्जाम कब है? 18 दिसंबर को। अगर आपने अपना एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज हम मॉक टेस्ट 3 स्टार्ट करते हैं एचपी हाईकोर्ट प्रोसेस सर्वर का। पैटर्न कैसे रहने वाला है? जो पैटर्न आपका सेम 18 दिसंबर को रहेगा। 50 क्वेश्चन आने वाले, 1 घंटे का आपके पास टाइम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज। तो कहना क्या चाहता है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या कहते हैं। 80.5%, 84.5%, 87% या नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है नन ऑफ दीज। क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है वो कितनी है? 82.80%। ठीक है, 82.80% है हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग नहीं था, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और जो ये मॉक टेस्ट है इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले पीडीएफ को डाउनलोड करना और इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना। बाकी फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना, क्योंकि वीडियो में मैं आपके साथ सारे आंसर डिस्कस करने वाला हूँ और आपको अपना स्कोर भी पता लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर इज भूतनाथ टेम्पल सिचुएटेड। तो जो भूतनाथ मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, भुंतर में है, सराहन में है, मंडी में है, मनाली में है। तो सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, भूतनाथ मंदिर कहाँ है? ये मंडी में है। सेकंड का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, मंडी। थर्ड क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लोएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन। तो क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे निम्न है? तो सबसे कम एसटी पॉपुलेशन कहाँ पर है? एसटी पॉपुलेशन आपको बतानी है सबसे कम कहाँ पर है। ऊना में है, कुल्लू में है, सिरमौर में है, सोलन में है। तो बताइए थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? थर्ड का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। ठीक है, ऊना में सबसे कम एसटी पॉपुलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच मेजर हाइडल प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज बीइंग रन इन कोलैबोरेशन विद रशिया। तो कहना क्या चाहता है कि हिमाचल प्रदेश में रूस के सहयोग से कौन सी हाइडल प्रोजेक्ट चल रहा है? तो कौन सा हाइडल प्रोजेक्ट चल रहा है? नाथपा झाकड़ी चल रहा है, पार्वती चल रहा है, कंचम वागतू चल रहा है, कोल डैम चल रहा है। तो बताइए फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कोल डैम। ठीक है, कोल डैम परियोजना है वो रशिया के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में चल रही है। फोर्थ का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। जो इनका पैटर्न रहता है प्रोसेस सर्वर का, जो पिछले 5 साल का आप हाईकोर्ट का एग्जाम देखोगे उसमें जो पैटर्न है वो इजी रहता है। तो जो आपका एग्जाम का लेवल होगा वो इजी रहेगा, तभी जो कट ऑफ है वो हाई रहती है। पिछली बार 2019 में एग्जाम हुआ था तो कट ऑफ कितनी गई थी? 48 नंबर गई थी 50 में से। और पोस्टें भी कम थी तभी कट ऑफ ज़्यादा थी, और एग्जाम ईजी था तब भी ज़्यादा थी। तो इस बार जो है आपका पोस्टें ज़्यादा है, 100 के अराउंड है, तो थोड़ी कट ऑफ कम हो सकती है। मगर आपने कोशिश करना है कि सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। पेपर तो ईजी आएगा मगर सिली मिस्टेक्स की वजह से हम कभी कभार मेरिट में नहीं आ पाते। तो बहुत अच्छा चांस है इस बार आपके पास। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच इज़ द नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट बतानी है आपको हिमाचल प्रदेश की। अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, जैसे कि आपकी नॉर्थ हो गई, ये ईस्ट हो गई, ये साउथ होगी, वेस्ट। अब कौन सी डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है? नॉर्थ वेस्टर्न। तो इस पोजीशन में आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? ऊना है, सिरमौर में है, चंबा है, किन्नौर है। तो बताइए नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंबा। ठीक है, अगर आप हिमाचल का मैप देखोगे तो चंबा आपको नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में मिलेगा। तो चंबा नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में मिलेगा, इसलिए नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन है? वो है चंबा। फिफ्थ का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल इज। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, हिमाचल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, रावी, सतलुज, ब्यास, यमुना। तो बताइए सिक्स का राइट आंसर क्या है? सिक्स का जो राइट आंसर है वो है सतलुज। ठीक है, सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। कितना जो डिस्टेंस हिमाचल में कवर करती है? 320 किलोमीटर। चलिए सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सिचुएटेड। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है? आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। पंजाब में है, उत्तराखंड में है, असम में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज कंचनजुंगा पीक लोकेटेड। तो जो कंचनजुंगा चोटी है वो कहाँ पर है? आपको स्टेट बतानी है। अरुणाचल में है, सिक्किम में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है। तो बताइए कंचनजुंगा चोटी कहाँ पर है? अरुणाचल, सिक्किम, हिमाचल या उत्तराखंड। एट्थ का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन बी, सिक्किम। ठीक है, कंचनजुंगा पीक कहाँ है? ये है सिक्किम में। एट्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नाइन्थ है, व्हाट इज करेंसी ऑफ जापान। तो जापान की मुद्रा क्या है?
जैसे हमारी इंडिया की रुपीज़ है, तो जापान की क्या है, डॉलर है, पौंड है, रुपीज़ है, यन है। तो 9th का राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यन, ठीक है। जापान की करेंसी क्या है, यन है। 9th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज प्रेसाइडेड ओवर बाय। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको नाम बताना है। एच वी कमात ने की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की, या सचिन नारायण सिन्हा ने, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। 10th का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन सी सचिन नारायण सिन्हा। तो जो ये सचिन नारायण सिन्हा थे, ये सबसे पहले प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। 2 दिन के लिए रहे थे, तो उसके बाद जो चेंज हो गए थे, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूछे थे, बने थे। मगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि पहले कौन थे, तो पहले सचिन नारायण सिन्हा ही थे, 2 दिन के लिए थे, उसके बाद चेंज होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट मीटिंग के जो प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो वो थे सचिन नारायण सिन्हा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ जज ऑफ हाई कोर्ट वांटिंग टू रिजाइन एड्रेसेस हिज लेटर और रेजिग्नेशन टू। तो कह रहा है, जो त्यागपत्र देने की इच्छा रखने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पत्र या त्यागपत्र को संबोधित करते हैं। तो जो भी हाई कोर्ट का जज होगा वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? तो आपको क्वेश्चन में सिंपली यही पूछ रहा है, प्रेसिडेंट को देगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को देगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देगा, या गवर्नर ऑफ द स्टेट को देगा। तो 11th का राइट आंसर क्या है? 11th का जो राइट आंसर है वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। तो 11th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है द प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च। तो जो स्वच्छ भारत अभियान है वो कब शुरू हुआ था? आपसे ईयर पूछिए, 2013 में शुरू हुआ, 2014 में, 2015 में, या 2016 में। तो 12th का राइट आंसर क्या होगा? 12th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2014, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? 2014 में शुरू हुआ था। 13th है, व्हेन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम स्टार्टेड। तो जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है वो कब शुरू हुआ था? ईयर फिर से आपसे पूछिए, 2013, 14, 15 या 16। तो बताइए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था? तो 13 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी 2015, ठीक है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2015 में हुआ था और स्वच्छ भारत 2014 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। तो जो रामकृष्ण मिशन है उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार हम। तो ऑप्शन हमारे सामने क्या क्या है? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन रॉय, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो 14th का आपका राइट आंसर क्या है? 14th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद क्या थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक के। कब इन्होंने स्थापना की थी? 1897 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो प्रोसेस सर्वर है इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि हिमाचल जी के, इंडिया जी के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस सब कुछ ही पढ़ना है, और हमें ये तक नहीं पता किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ऐसे पेपरों में आपकी मेहनत के साथ साथ एक बहुत अच्छी किस्मत होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 40-42 क्वेश्चन तो सभी ठीक कर देंगे, मेन तो उसके बाद की कहानी है। तो सिली मिस्टेक से बचना है। ऐसा होता है कभी कभी हमने कुछ चीज़ें पढ़ी होती है, एग्जाम में आ जाती है और हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और हम गलत जो होता है आंसर उससे टिक कर लेते हैं। तो सिली मिस्टेक्स तो बिल्कुल भी मत ही करना। चलिए हम देखते हैं 15 क्वेश्चन को। एट विच टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल। तो कह रहा है जो सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट ये कौन से टेम्परेचर में इक्वल होता है? -25 डिग्री, -30 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, या -35 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी -40 डिग्री सेल्सियस। तो -40 डिग्री सेल्सियस में जो सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट होता है ये दोनों इक्वल होते हैं। तो 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच इज़ अ केमिकल चेंज। तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो बताइए केमिकल चेंज कौन सा है? एवोपरेशन ऑफ वाटर, क्रोजन ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ आइस, या मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। तो 16th का राइट आंसर क्या होगा? 16th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी क्रोजन ऑफ आयरन, ठीक है। क्रोजन ऑफ आयरन क्या है? ये केमिकल चेंज है। 16th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। 17th है, वट इज द सोर्स ऑफ सन एनर्जी। तो सन की ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपको सिंपली ये पूछ रहा है। न्यूक्लियर फिजन, या केमिकल रिएक्शन, या ऑल ऑफ द अबव। बताइए सन की एनर्जी का सोर्स क्या है? न्यूक्लियर फिजन, केमिकल रिएक्शन, या ऑल ऑफ अबव। तो बताइए 17th का राइट आंसर क्या होगा? 17th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सन में, जैसे हाइड्रोजन के साथ मिलता है और क्या बनाता है? हीलियम बनाता है। तो उससे जो है एनर्जी जनरेट होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 17 का ए न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18 है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो मानव पाचन तंत्र है उसका सबसे लंबा भाग कौन सा है?
ऑप्शन देखते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या रेक्टम। तो 18th का राइट आंसर क्या होगा? 18th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? ये लार्जेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। 19th है, इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म ऑन। तो मानव आंख में इमेज कहाँ बनती है? तो जो ह्यूमन की आइज होती है उसमें जो इमेज होती है वो कहाँ पर बनती है? ऑप्शन देखते हैं, कोरोइड, स्क्लेरोटिक, रेटिना या नन ऑफ दिस। तो 19th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रेटिना। ठीक है, जो इमेज होती है ह्यूमन आई में वो कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है। 19th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 20 है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। तो ब्लड प्रेशर बताना है आपको, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन बॉडी का, 60/120, 70/120, 80/120 या 90/120। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, 80/120। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80/120। 21 है, विच गैस प्रोटेक्ट्स द एटमॉस्फेयर फ्रॉम यूवी रेडिएशन ऑफ सन। तो जो यूवी रेडिएशन सन से निकलती है उसे कौन सी जो चीज़ है वो रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी प्रोटेक्ट करती है एटमॉस्फेयर को? तो ऑक्सीजन करती है, नाइट्रोजन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड करती है, ओजोन करती है। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है ओजोन। ठीक है, ओजोन इसका राइट आंसर है। जो ओजोन लेयर होती है वो यूवी रेडिएशन को रिपेल कर देती है, यानी एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। 22 है, वट इज द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ मून एज कंपेयर टू अर्थ। तो कहना क्या चाहता है? चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होगा? तो ऑप्शन क्या दिए? 1/6, 1/5, 1/4 या इक्वल। तो 22 का राइट आंसर है 1/6। ठीक है, अर्थ के कंपैरिजन में कोई भी चीज होगी उसका मून में कितना वेट होगा? 1/6 होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 22 क्वेश्चन का। 23 है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको बताना है इनमें से क्या होता है? वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ। तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ, टाइड अकर्स, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन या ऑल ऑफ द अबव। तो 23 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है? जो हम है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हाँ, टाइड अकर्स होती है, अर्थ रिवॉल्व करता है सन की तरफ। तो तीनों इसके राइट आंसर होंगे, तो हमें ऑप्शन डी करना है, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन। तो इनमें से एक एम्फीबियन कौन सा है? स्टारफिश, इलेक्ट्रिक रे, ऑक्टोपस या फ्रॉग। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 24 का वो क्या है? ऑप्शन डी, फ्रॉग। ठीक है, एम्फीबियन कौन सा इनमें से? वो है फ्रॉग। डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो पौधे का जनन अंग कौन सा होता है? तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है प्लांट का? लीफ होता है, फ्लावर होता है, स्टेम होता है, रूट होता है। तो 25 का राइट आंसर क्या है? 25 का जो राइट आंसर है वो है फ्लावर। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है प्लांट का? वो होता है फ्लावर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 26 है, इन विच सॉइल कॉटन क्रॉप इज ग्रोन। तो जो कपास की फसल है वो कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं, रेड सॉइल, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल या ब्लैक सॉइल। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्लैक सॉइल। तो जो कॉटन है वो किस में उगाई जाती है? वो ब्लैक सॉइल में उगाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ब्लैक सॉइल। 27 है, इन अक्टूबर 2022 आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ लिज ट्रस हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। तो आपको बताना है जो यूनाइटेड किंगडम है उसके नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गॉर्डन ब्राउन बने हैं, डेविड कैमेरॉन बने हैं, बोरिस जॉनसन बने हैं, ऋषि सुनाक बने हैं। तो 27 का राइट आंसर क्या है? 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऋषि सुनाक। तो पहले हिंदू थे जो ब्रिटेन के क्या बने हैं? प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो यूके, यूनाइटेड किंगडम में प्राइम मिनिस्टर कौन बने? वो बने ऋषि सुनाक। 27 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, ऋषि सुनाक। चलिए अगला देखते हैं। 28 है, द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो 2022 में निम्नलिखित में से किस के द्वारा आयोजित करवाया जाएगा? आपको स्टेट बतानी है। तो जो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो कहाँ पर होंगे? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में। जो 4th थे वो कहाँ हुए थे? वो हरियाणा में हुए थे। और 5th कहाँ होंगे? जो 28 का राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, 5th कहाँ होंगे? मध्य प्रदेश में होंगे। 4th कहाँ हुए थे? अभी हुए थे हरियाणा में। और जो अगले साल होने वाले 2023 में जनवरी से फरवरी, 5th वाले वो कहाँ होंगे? वो होंगे मध्य प्रदेश में। 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। 29 है, हु व्हेन इज इंटरनेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेटेड। तो जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो कब मनाया जाता है? डेट पूछिए आपसे, 30 सितंबर, 12 अक्टूबर, 5 अक्टूबर या 19 अगस्त। तो बताइए इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 29 का जो राइट आंसर है वो है 5 अक्टूबर। ठीक है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल टीचर्स डे। अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, जो नेशनल टीचर्स डे होता है वो कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। ठीक है,
5 सितंबर को मनाते हैं नेशनल टीचर्स डे, और जो इंटरनेशनल वाला है वो मनाते हैं 5 अक्टूबर को। तो 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एचपी एग्जाम फेस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज बना रखे हैं। उसमें आपको वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और भी बहुत कुछ मिलेगा, और आप एक मिनिमम फीस के साथ हिमाचल के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हैं। तो कोर्सेज को चेक करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करना, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 इज बीइंग हेल्ड इन। तो फीफा 2022 है वो कब कहाँ पर होगा, हमसे जगह पूछिए। तो हमें जगह की ऑप्शन क्या कहती है, कतार, स्पेन, जर्मनी, सऊदी अरेबिया। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर होने वाला है, कतार, स्पेन, जर्मनी, सऊदी अरेबिया। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कतार। ठीक है, अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 चले हुए हैं, कहाँ चले, कतार में चले। 30 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, कतार। ठीक है, 31 है, आई बॉट 5 ट्राउजर्स 5 इज। तो अब इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए। इसमें बोल रहा है आई बॉट 5 ट्राउजर्स। तो 5 इसमें क्या है, जो आपका सेंटेंस है आई बॉट 5 ट्राउजर्स, इसमें 5 क्या है, एक नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, ये नन ऑफ द अबव है। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा, 31 का जो राइट आंसर है वो है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, ट्राउजर्स की क्वालिटी बता रहा है कि 5 ट्राउजर्स है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। 31 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 32 है, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको सिंपली, यू डैश ओबे योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू माइट ओबे योर पेरेंट्स, यू कुड ओबे योर पेरेंट्स, या यू मे ओबे योर पेरेंट्स। तो 32 का राइट आंसर क्या है, 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 33 देखते हैं, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वेल। तो वेल की सुपरलेटिव डिग्री बतानी है आपको। वेल होगी, वेलेस्ट होगी, बेस्ट होगी, नन ऑफ द अबव होगी। जैसे एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, वेल की अगर आपसे कोई कंपैरेटिव डिग्री पूछे वो क्या होती है, बेटर। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, बेटर होगी। मगर यहाँ पूछे सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव क्या होगी, इसका जो राइट आंसर है वो है बेस्ट। ठीक है, वेल की क्या होगी, बेस्ट। 33 का जो राइट आंसर है वो है सी, कंपैरेटिव है बेटर और सुपरलेटिव है बेस्ट। 34 है, चूज द करेक्ट डिटर्मिनर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आपको डिटर्मिनर बताना है जो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। सेंटेंस क्या दिया है, माई ग्रैंड मदर कैन नॉट रीड और राइट, शी डैश नॉलेज ऑफ वर्ड्स। तो क्या होगा, शी हैज़ अ लिटल नॉलेज ऑफ वर्ड्स, शी हैज़ द लिटल ऑफ नॉलेज ऑफ वर्ड्स, शी हैज़ लिटल नॉलेज ऑफ वर्ड्स, शी हैज़ फ्यू नॉलेज ऑफ वर्ड्स। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा, जो 34 का राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, लिटल। शी हैज़ लिटल नॉलेज ऑफ वर्ड्स। 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चूज द करेक्ट डिटरमिनर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक्स में डिटरमिनर डालना है। सेंटेंस देख लेते हैं, विल यू गिव मी डैश फूड प्लीज। यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हमें। विल यू गिव मी सम फूड प्लीज, विल यू गिव मी एनी फूड प्लीज, विल यू गिव मी द लिटिल फूड प्लीज, विल यू गिव मी अ लिटिल फूड प्लीज। ठीक है, तो बताइए क्या आएगा। 35 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विल यू गिव मी सम फूड प्लीज, विल यू गिव मी सम फूड प्लीज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हिंदी के क्वेश्चन आ गए। आधा तीतर आधा बटेर होने का अर्थ क्या है, तो आपको इसका मतलब बताना है। आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब क्या है, उचित सामंजस्य का अभाव होना, छोटा बड़ा होना, बेमेल तथा बेढंगा होना, रंग बिरंगा होना। तो 36 का राइट आंसर क्या है, 36 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बेमेल तथा बेढंगा होना। ठीक है, आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब बेमेल तथा बेढंगा होना। 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। निंदा का विलोम क्या है, तो निंदा का विलोम बताना है आपको, अपोजिट क्या होगा, दोषारोपण, स्तुति, सम्मान, उपेक्षा। तो बताइए 37 का राइट आंसर क्या है। 37 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्तुति। ठीक है, स्तुति का मतलब क्या हो गया, प्रशंसा हो गया। तो निंदा का जो अपोजिट होगा, विलोम होगा, वो क्या होगा, प्रशंसा। तो स्तुति का मतलब भी प्रशंसा ही होता है। ठीक है, 37 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अविभाज्य समास है, तो आपको बताना है इनमें से अविभाज्य समास कौन सा है। रातों रात, पाप पुण्य, पीताम्बर, हस्तलिखित। तो बताइए 38 का राइट आंसर क्या होगा। इनमें से आपको अविभाज्य समास बताना है। तो 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रातों रात। तो अविभाज्य समास कौन से होते हैं, जैसे आपका भरपेट हो गया, एकाएक हो गया, हाथों हाथ हो गया। तो वैसे रातों रात क्या है, ये एक अविभाज्य समास है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 39 है, जो किए गए उपकार को ना माने, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो किए गए उपकार को ना माने उसे हम क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे हैं, कृतज्ञ, स्वार्थी, पापी, निर्दयी। तो बताइए जो किए गए उपकार को ना माने। तो 39 का जो राइट आंसर है वो है कृतज्ञ। ठीक है, जो किए गए उपकार को ना माने उसे बोलते हैं कृतज्ञ। चलिए अगला देखते हैं। 40 है, भुलक्कड़ में प्रत्यय। तो भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय होगा, भूल, कक्कड़, अक्कड़ या कोई नहीं। तो बताइए
कौन सा होगा, भुल्लक्कड़ में प्रत्यय कौन सा है, तो 40 का जो राइट आंसर है वो है अक्कड़, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 41 क्वेश्चन है, सोनू इज ओल्डर देन रिचा बट यंगर देन अन्नू, सौरभ इज ओल्डर देन सोनू बट यंगर देन राम, देन हु इज द यंगेस्ट अमंग देम। तो रीजनिंग के क्वेश्चन है, जैसे जैसा आपको सेंटेंस में बोल रहा है वैसे वैसे आपको करते जाना है। पहले लिखा है सोनू इज ओल्डर देन रिचा बट यंगर देन अनु, तो सोनू है वो क्या है, वो ओल्डर है रिचा से, तो रिचा के ऊपर लिख दो उसको। फिर है यंगर देन अनु, तो अनु से यंगर है तो अनु ऊपर होगी, अनु की जो एज है वो उससे ज़्यादा है तो अनु ऊपर होगी। फिर लिखा है सौरभ इज ओल्डर देन सोनू, तो सोनू क्या है, सोनू ये रहा, सौरभ क्या है इससे बड़ा है तो सौरभ को इसके ऊपर लिख दो। फिर बोल रहा है बट यंगर देन राम, तो मगर राम से यंगर है यानी राम सौरभ से बड़ा है। अब इसमें पूछा है हु इज़ द यंगेस्ट अमंग देम, तो यंगेस्ट कौन सा होगा, रिचा ही होगा क्योंकि रिचा सबसे नीचे है, बाकी तो सब जो सोनू है उसके ऊपर ही है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है रिचा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। जो मेरा पेन है वो टूट चुका है टैब में लिखने वाला, तो इसलिए मैं अपनी उंगली का यूज़ कर रहा हूँ लिखने के लिए, तो थोड़ी सी स्पेलिंग आपको अजीब सी लग रही होगी, लिखावट जो है हैंड राइटिंग, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। 42 है, इन अ सर्टेन कोड रेल इज रिटन एज 5796 एंड टेप इज रिटन एज 3748, हाउ इज पेयर रिटन इन दैट कोड। तो अब हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। रेल को क्या बोल रहा है, पहले रेल लिख लो सिंपली, फिर रेल को बोल रहा है इसका जो कोड है वो है 5796। आगे बोल रहा है टेप का कोड क्या है, टेप लिख लेते हैं, टेप का कोड है 3748। अब हमसे किससे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है पेयर का कोड, ठीक है, पेयर का हमें कोड बताना है, तो यहीं से ले लो। पी कहाँ लिखा है, पी आपका यहाँ लिखा है, तो पी का कोड क्या है 4। ए का लिखा है, ए यहाँ लिखा है, ए के नीचे क्या है 7 है, तो 7 ले लो, जो उनकी वैल्यू है वही लेनी है आपको। जैसे ए के नीचे यहाँ पे देखिए 7 लिख रखा है, ये आप ए देख रहे हैं यहाँ पर 7 लिख रखा है। वैसे ही आई के नीचे क्या, आई के नीचे 9 है, यहाँ पर देखिए 9 लिखा है तो 9 आ गया। और आर के नीचे क्या है, आर के नीचे 5 है, तो 4795 का है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 2 days after tomorrow is Friday, what was the day of the week 2 days before yesterday? तो क्वेश्चन को जैसे जैसे बोल रखा है हमने सिंपली वैसे वैसे करते जाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। 43 में बोल रहा है इफ़ 2 days आफ्टर टुमारो इज़ फ्राइडे, तो मान लीजिए ये आज का दिन है और ये अगला कौन सा होगा टुमारो, तो इसके बाद बोल रहा है दूसरा दिन कौन सा है, इसके बाद टुमारो के बाद जो दूसरा दिन है वो कौन सा है, वो है फ्राइडे, तो ये वाला दिन है वो है फ्राइडे, ठीक है, ये वाला दिन हो गया आपका फ्राइडे। अब पूछा व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 2 days बिफोर यस्टरडे, तो ये तो आज प्रेजेंट का डे था, जो प्रेजेंट का डे था, इससे पहले कौन सा हो गया, ये यस्टरडे, और इससे 2 दिन पहले का आपसे पूछ रहा है, इससे 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ठीक है, तो ये फ्राइडे हो गया, इससे पहले क्या होगा, थर्सडे होगा, ठीक है, वेडनेसडे होगा, फिर क्या होगा, ट्यूसडे होगा, फिर होगा मंडे, फिर संडे और सैटरडे, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शनिवार, ठीक है, शनिवार इसका राइट आंसर है। तो ये प्रेजेंट डे था, इसके बाद वाला कौन सा बोला टुमारो, और टुमारो के 2 दिन बाद फ्राइडे था, तो हमने यहाँ फ्राइडे लिख दिया। फिर बोला ये आज प्रेजेंट का डे था, इससे पहले यस्टरडे हो गया, इससे 2 दिन पहले का पूछ रहा था, तो मतलब ये वाला डे हमसे पूछ रहा था, तो ऐसे करके हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 43 का हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए। चलिए 44 देखते हैं। शंकर सिट्स 16 फ्रॉम द टॉप एंड 49 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो एक कक्षा में शंकर ऊपर से 16वें स्थान पर है, नीचे से जो है उसका 49वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं तो आपको बताना है। तो ऊपर से 16 पोजीशन है, नीचे से क्या है 49 पोजीशन है, प्लस कर दो और -1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 + 49 कितना हुआ, 65 हुआ, 65 में से 1 गया तो इसका आंसर है 64, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ऊपर से 16th पोजीशन थी और नीचे से 49th, तो जो एक पोजीशन थी उसकी 2 बार आ रही थी, यहाँ पर भी आ रही थी और यहाँ पर भी, तो हमने -1 किया, तो हमारा जो आया करेक्ट आंसर आ गया 64। 45 है, इंट्रोड्यूसिंग गरिमा Rakesh said that his father is the only son of my father. You tell how Rakesh is related to Garima. तो कह रहा है जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा सिंपली वैसे वैसे करना है। रीजनिंग के फ्री के नंबर होते हैं, रीजनिंग में तो कभी भी आप अपना नंबर मिस नहीं कर सकते। अगर आपने रीजनिंग आपको अच्छे से नहीं आती तो मैंने चैनल में प्लेलिस्ट बना रखी है रीजनिंग की, उसे देख लेना, हर एक टॉपिक उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप जो है सेकंड्स में आंसर निकाल दोगे। तो रीजनिंग में तो फ्री के नंबर है, हमेशा लेने ही लेने हैं। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं, इंट्रोड्यूसिंग गरिमा, तो मान लीजिए ये गरिमा है। राकेश क्या बोलता है, राकेश बोलता है, राकेश यहाँ लिख लेते हैं, राकेश बोलता है हिज फादर, तो गरिमा के जो फादर है यहाँ पर एफ लिख लो, फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, तो उसके जो फादर हैं उसके ओनली सन है, तो ओनली सन मतलब राकेश खुद हुआ, तो राकेश कौन है, वो गरिमा का फादर है। तो इसमें जो 45 का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 45 का राइट आंसर है पिता,
ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है पिता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे मैथ के क्वेश्चन आगे। बाय सेलिंग अ चेयर फॉर 873 द सेलर मेक्स अ लॉस ऑफ 10%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। ठीक है, एक चेयर है उसे 873 रुपीज़ की वो बेचता है, जो सेलर होता है उसे 10% का लॉस होता है। तो बोल रहा है उस चेयर की जो एक्चुअल प्राइस है वो कितनी है। तो मान लीजिए आपको यहाँ लिख लेते हैं एक्स। ठीक है, एक्स का जो 90% है, 90/100 करोगे आप, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 873 के। ठीक है, 90% क्यों, क्योंकि जो 10% है वो उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो जो 873 90% के बराबर होगा, जो भी चीज़ उस चीज़ की वैल्यू होगी एक्चुअली उसके 90% के बराबर होगा 873, क्योंकि 10% तो लॉस हो रहा है। तो अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, आपको इक्वल टू के उस साइड ले जाना है। 873 है, इंटू कर दो 100 डिवाइडेड बाय 90। तो 100 यहाँ था, इसको उधर ले जाओगे इंटू हो जाएगा, 90 ऊपर था मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में चल जाएगा। तो वही चीज़ की 0 से 0 काट दो। अगर 9 से आप यहाँ काटोगे, 9 कितने सा होता है 81 होता है, 9 सा आपका 6 बचा। 67 कितने सा होता है, तो ये हो गया 967 63 सॉरी 63 कितने सा होता है, तो 963 होता है 7 सा। तो यहाँ पर आपका 970 आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, 97 इंटू 10 हो गया 970। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 47 है, 130 का कितना परसेंट, 11.7 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है वैसे ही करेंगे। 130 का कितना परसेंट, x बाई 100 लिख दो, इज इक्वल टू 11.7 है। तो हमें x की वैल्यू पता करनी है कि कितना परसेंट है। तो x लिख दो, 11.7 है, यहाँ पर 100 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 130 इंटू हो रहा है, डिवाइड में चल जाएगा अगली साइड। तो 0 से 0 काट दो, यहाँ पर आपका एक पॉइंट है, इसे हटाओ, 0 यहाँ पर आ जाएगा, 0 से फिर 0 कट जाएगा। अब 117 को 13 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 9। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 9। ठीक है, जो पेन है वो टूट गया इसलिए उंगली से लिखना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा आपको ढंग से पता नहीं लग रहा होगा। तो पेन थोड़े दिन में ऑर्डर कर दिया मैंने, आ जाएगा, फिर अगली वीडियो थोड़ी अच्छी बनेगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो अभी। 48 है, यदि a रेशियो b इक्वल टू 3:4 है तथा b रेशियो c 8:9 है तो a रेशियो c कितना होगा। तो सिंपली क्या करना है, पहले लिख लो a रेशियो b, ये कितना हो गया 3:4 हो गया। अब दूसरे में दिया है b रेशियो c कितना है, ये है 8:9। तो आपने क्या करना है, जो b है उसको इक्वल करना है। यहाँ पर दोनों में b है ना, तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 कर दो। जब इंटू 2 करोगे ये आ जाएगा 6:8। तो 6:8 आ गया। तो यहाँ पर भी देखिए b की वैल्यू 8 है और यहाँ पर भी 8 हो गई। तो a और रेशियो c बराबर हो जाएगा, मतलब रेशियो में आ जाएगा, तो 6:9 हो जाएगा। अब इसको जब आप काटोगे तो 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, और 3 3 जा 9, तो 2:3 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 48 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 49 है, average runs scored by 11 players of a cricket team is 223 runs. If the first player scored 113 runs, find the average runs of the remaining player. पहले तो आपने क्या करना है, जो एवरेज रन बता रखे हैं 11 प्लेयर के वो है 23। तो टोटल रन निकाल लो, 11 इंटू जब आप 23 करोगे तो कितना आएगा, 11 इंटू 23 होता है आपका 23 230 253। ठीक है, 253 आ गया जब आप 11 इंटू 23 करोगे। और एक प्लेयर का हमें बता रखा है 113 स्कोर है, तो 113 माइनस कर दो इसमें से, तो 3 में से 3 गया 4 140, तो 140 आ गया। बाकी जो आपके 12 प्लेयर्स है, ठीक है 11 प्लेयर्स थे तो अब कितने रह गए 10 प्लेयर। एक के तो हमें बता दी थे 113 रन है, तो 10 प्लेयर रह गए, तो 140 टोटल स्कोर है, 10 प्लेयर से डिवाइड कर दो, 14 रन एवरेज आ गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है 14। 49 का जो राइट आंसर है वो है 14, ऑप्शन सी 14। लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा, व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह में आपको वैल्यू बतानी है क्या आएगी। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो 10⁻14 है उसे कॉमन लेना है। अंदर क्या बचा 1.236 इंटू 10 बचा, क्योंकि 10⁻5 था, और माइनस आपको करना है 5 इंटू 2.3। तो 10⁻14 तो कॉमन चले गया। अब ये 10 को आप इससे इंटू कर लो 1.236 से, तो ये क्या होगा 10⁻14 अंदर क्या आएगा 12.36 माइनस 5.23। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 12.3 में से जब 5.23 माइनस करोगे तो आएगा 7.13
इंटू 10⁻14, ये आपका आंसर है। तो मैथ के मैंने थोड़े सिंपली क्वेश्चन डाले और कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी गारंटी नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे जो मैंने आज के मॉक टेस्ट में कराए। तो आपको पता है सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर आपके 45 से लेके 48 के बीच में नंबर यहाँ पर आ रहे हैं इस टेस्ट सीरीज में, तो आपकी तैयारी अच्छी है। तो ऐसा है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आसान ही पेपर डालेंगे, मगर जो ट्रेंड चला है वो आसान का ही चला है। तो उस हिसाब से जो आपके स्कोर होना चाहिए इसमें कम से कम 45 to 48 होना चाहिए। और ऐसा है, तैयारी अपनी अच्छी रखो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आगे जो भी मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी।